गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्टिविटी। देखिए, प्रोडक्टिविटी होता क्या है। प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप बिटवीन होती है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। मीन्स व्हाट वी प्रोड्यूस एंड व्हाट वी यूज़ एज अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस देम। ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, प्रोडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। बेसिकली यही एक फार्मूला होता है जो हमें अप्लाई करना है प्रोडक्टिविटी के लिए। डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में थोड़े से चेंज होंगे, बाकी मेन बेसिक फार्मूला आपका यही है। देखिए, प्रोडक्टिविटी होती क्या है। प्रोडक्टिविटी कोई एक ऐसा टूल नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल है। प्रोडक्टिविटी एक एटीट्यूड होता है माइंड का। आपकी मेंटालिटी होती है प्रोग्रेस करने की। आप अपनी कंपनी को एकदम आगे ले जाना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के बारे में चाहते हैं कि हम हमेशा ग्रोथ करें। तो प्रोडक्टिविटी एक वही टूल है जो आपको ये बताती है कि आप ये फोकस आगे जा रहा है कि नहीं, आप ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं, आज आपने क्या बनाया, कल आप क्या बना रहे हैं, आज जो बनाया वो कल के कंपैरिजन में आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअल एफर्ट टू अप्लाई न्यू टेक्निक्स एंड मेथड। ठीक है। आपको बस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, आपको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ाती है। जो प्रोडक्टिविटी को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, दो तरह के फैक्टर होते हैं। कुछ जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल जिनको हम नहीं कर सकते उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो गई, तो उनको हम नहीं वो यूज़ कर सकते, मतलब कंट्रोल कर सकते। लेकिन जो कंट्रोल कर सकते हैं हमें उसके ऊपर बात करनी होती है। तो जो कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनमें आता है पहला प्रोडक्ट फैक्टर। प्रोडक्ट फैक्टर क्या है कि आप प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ा सकते हैं जब आप अपने प्रोडक्ट को ये देख लें कि उस प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस क्या है। मींस अगर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जो मार्केट उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, वो मार्केट में बहुत यूज़फुल है, तब आप क्या कर सकते हैं कि आप उस प्रोडक्ट में कुछ और इम्प्रूवमेंट करा के उसकी थोड़ी सी कॉस्ट कम कर दीजिए, उसके फंक्शंस बढ़ा दीजिए। इस तरीके से आप उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मींस प्रोडक्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्टिविटी में। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यूज़फुल ही नहीं है, मार्केट उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही डाउन होनी है, क्योंकि वो मार्केट में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। आप ये समझ के रखिए कि अगर आपने अपने प्लांट और इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है तभी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोडक्शन सेंटर में बहुत सारे मशीनरीज हैं, बट प्रोडक्टिविटी कैसे मिलती है, कंटिन्यूअस आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर किसी भी केस में अगर आपकी मशीनरी में कुछ दिक्कतें आ गई या कोई चेंजेस आ गए या कॉस्ट की कमी आ गई, इस तरीके से आपकी मशीनरी अगर फेल हो गई परफॉर्म करने के लिए, तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। उस टाइम वेस्ट होने के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो सकती है। तो प्लांट और इक्विपमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि मैंने आपको प्लांट लोकेशन में बताया था, सॉरी प्लांट लेआउट में बताया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नई नई टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करिए, उनको यूज़ करिए, देन आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल, आप नए टूल्स, जैसे आज का जो टाइम चल रहा है और आज से 20 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उनमें बहुत चेंज है। आप 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आज आपके कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। रोज़ रोज़ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आपको उसको अडॉप्ट करना है। ऑटोमेशन आ गया, फुल्ली ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका टाइम बहुत कम वेस्ट जा रहा है, और जो आपकी कंपटीटर हैं अगर वो ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो एक तरीके से जो वर्क इन प्रोसेस होता है, मींस रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, अगर आप ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट आप बहुत जल्द से जल्द बना रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचा ले रहे हैं। बट अगर आप ऑटोमेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप वही भी
पुराने तरीके जैसे हैंडलिंग के, एम्प्लॉय सामान लेके आ रहा है वो रख रहा है, प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट को भी वो हटा रहे हैं, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे नई टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे आपको टाइमली सप्लाई हो रही है, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आपकी बहुत इम्प्रूव्ड है, आप उसमें नई नई टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, रिपेयर मेंटेनेंस को आप प्रॉपर शेड्यूल कर रहे हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं अगर आप इनका यूज़ कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। देन आता है नेक्स्ट फैक्टर, मटेरियल एंड एनर्जी। देखिए किसी भी प्लांट को चलाने के लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ आपको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो आपका मेन फोकस होता है कि आप कोशिश करिए कि जैसे भी करके आप अपना मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी कंजम्पशन इनको आप मिनिमाइज करना है। ये एक फैक्टर होता है जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ मटेरियल, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट तो आपका प्रोडक्ट है, इनपुट में क्या आता है, इनपुट में आता है आपका रॉ मटेरियल मान लीजिए। तो जो रॉ मटेरियल है अगर आप अब उस रॉ मटेरियल में कमी कर दें, आप रॉ मटेरियल कम यूज़ करें, मींस आप वेस्ट को मिनिमाइज करें, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यूज़ करें, जिससे क्या होगा, वेस्ट कम होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। एंड अदर हैंड आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है, आपकी जो इंडस्ट्री है वो जिस एनर्जी, मतलब किसी भी एनर्जी हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री में कोल का यूज़ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो, जिस टाइप की भी आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके इनपुट में ही आती है। आप उस एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करिए। इसके लिए आप नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, सोलर प्लांट यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियल एंड एनर्जी में आती है। सेम यही पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी मटेरियल एंड राइट मटेरियल। तो मतलब आपको ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन करना है जो क्वालिटी उसकी अच्छी हो, ठीक है, और आपके लिए एकदम राइट मटेरियल हो। सेकेंड, कंट्रोल ऑफ वेस्टेज एंड स्क्रैप। सिंपल सी बात है, आपको वेस्टेज को रिड्यूस करना है। अगर आप मटेरियल का रिक्वायरमेंट जो है उसको कम करना चाहते हैं तो आपको वेस्टेज को कंट्रोल करना पड़ेगा, इफेक्टिव स्टॉक कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आपके मटेरियल एंड एनर्जी में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही डिपेंड करती है ह्यूमन फैक्टर में। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, आप कम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपके पास अच्छा स्टाफ नहीं है, अच्छा वर्क फोर्स नहीं है, तो आप उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो ह्यूमन फोर्स है, जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपके वर्कर हैं, अगर प्रॉपर एजुकेटेड नहीं है, प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, उनको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सिंपल सी बात है वो प्रॉपर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें बहुत से एरर आएंगे। साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो एम्प्लॉय हैं उनको हमेशा मोटिवेट करके रखना होगा ताकि वो अपने काम को लेके बहुत ही सीरियस रहें। तो ये सारी चीज़ें आपके ह्यूमन फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्टाइल। ओके, देखिए क्या है, आप वही चीज़ बात हुई कि आपका सब कुछ अच्छा है, ह्यूमन भी ट्रेंड है, अच्छे काम कर रहे हैं, बट आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपका मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं करता है। जो एम्प्लॉय वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि बस वो वर्क कर रहे हैं, उनको कोई मैनेजमेंट साथ नहीं दे रहा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैनेजमेंट चाहे तो मोराल जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो बहुत बूस्ट कर सकता है, उनकी पॉलिसी अच्छी हो, उनका प्रोसीजर अच्छा हो, कम्युनिकेशन हो ऑर्गेनाइजेशन में। कम्युनिकेशन का मतलब एक लोअर लेवल पे भी जो एम्प्लॉय वर्क करता है, अगर उसको कोई आइडिया आ रहा है, वो कुछ अच्छा सोच रहा है कंपनी के बारे में, तो वो अगर अपनी बात रखे तो वो बात आगे तक पहुँचे, जिससे उस एम्प्लॉय को भी लगे कि हाँ मेरी भी इंपॉर्टेंस है इस कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। आपका जो एक अच्छा मैनेजर सुपरवाइज़र होता है वो इतना इन चीज़ों को लेके इतना फ्लेक्सिबल हो कि इन केस अगर आपका कोई अच्छा आइडिया है तो वह ऊपर पहुंचा रहा है, अगर ऊपर का अच्छा आइडिया है तो वो आपको भी शेयर कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है ऐसे फैक्टर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स के बारे में आप सिंपली एक बार देख लीजिए, जो पीपीटी में लिखा हुआ है, जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक कंपनी के अंदर रह के आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपना अच्छा खासा कंपनी चला रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी रोज़ पे रोज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट पता चला गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ ही बदल दी, देन आप क्या करेंगे? तुरंत ही आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको अपने एम्प्लॉय को इतनी सैलरी देनी है, आप उसको कंसीडर करके, उसको प्लान करके अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी जा रही है। कल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी कि अब जो वर्कर्स की सैलरी है वो कुछ चेंज करिए, कुछ ऊपर बढ़ाइए, कुछ और एक्स्ट्रा दीजिए, तो क्या होगा? हमें तो देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी फिर डाउन होती चली जाएगी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है प्रोडक्टिविटी मेजर के, टोटल प्रोडक्टिविटी मेजर के। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? आपका ये फॉर्मूला है, टोटल टेंजिबल आउटपुट अपॉन टोटल टेंजिबल इनपुट। ठीक है, मींस टोटल टेंजिबल आउटपुट में क्या होगा? वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वैल्यू ऑफ पार्शियल यूनिट्स, डिविडेंड फ्रॉम सिक्योरिटी, इंटरेस्ट एंड अदर इनकम्स। ठीक है, और इनपुट क्या होगा? वैल्यू ऑफ जितना भी इनपुट है, ह्यूमन, मटेरियल, कैपिटल, एनर्जी, अदर इनपुट, जितना भी यूज हो रहा है उसको कंबाइंड करके आपका वो इनपुट होगा। आपको इन्हीं को फॉर्मूले में रख के आपको अपनी प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है। नेक्स्ट आता है पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर। पार्शियल प्रोडक्टिविटी मेजर क्या होता है कि इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अपने लेवल से अपनी प्रोडक्टिविटी भी चेक करता है, और अगर कंबाइंड, अगर इंडिविजुअल लेवल पे सब अपनी, सारे डिपार्टमेंट अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, देन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी तो ऐसे ही इंक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल लेबर प्रोडक्टिविटी, तो सेम टोटल आउटपुट को लीजिए और इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी के फैक्टर को लीजिए। मींस अगर आप बात कर रहे हैं लेबर प्रोडक्टिविटी की, तो टोटल आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट। कैपिटल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो टोटल आउटपुट अपॉन कैपिटल इनपुट। मटेरियल प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो टोटल आउटपुट अपॉन मटेरियल इनपुट। इसी तरीके से ये पार्शियल प्रोडक्टिविटी को हम निकालते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स। आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए आपको कई तरीके हैं। फर्स्ट, पहला तरीका है एम्प्लॉय बेस, मींस यहां पे हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय का यूज करके हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉय, जो वर्कर वर्क कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, हम उनको कुछ इंसेंटिव्स दे सकते हैं, हम उनका प्रमोशन कर सकते हैं। मींस अगर आप उनको ये ऑफर करते हैं कि आप अगर अच्छा काम करेंगे इंडस्ट्री में तो आप उसका बेनिफिट पाएंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको प्रमोशन मिलेगा, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक वर्कर को मोराल बूस्ट करता है, जिससे फिर उसे लगता है कि हाँ, अगर मैं कुछ अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मुझे उसका रिजल्ट में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही साथ आप अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करिए। मींस उस वर्कर को ये लगे कि जो कंपनी है वो हमारे आइडियाज़ को सुनती है, वो हमारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको भी लगेगा कि कंपनी में हमारा भी रोल है, तो वो इफेक्टिवली इन्वॉल्व होगा कंपनी में। ठीक है, जॉब डिज़ाइन कर सकते हैं, जॉब इनलार्जमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जॉब डिज़ाइन, जॉब इनलार्जमेंट एंड जॉब इनरिचमेंट, ये सारी चीज़ें एक टेक्निकल टर्म्स हैं। इनमें क्या करना होता है कि अगर एक एम्प्लॉय को आप एक ही काम देंगे और उसको कई सालों तक आप वही कराते आएंगे, वो बोर हो जाएगा, फिर वो उस काम में उतना वो मेहनत नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, आपको नया नया काम दिया जाता है, जॉब चेंज की जाती है कि आज आप ये करिए, कल आप ये करिए, जिससे क्या होता है आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है और आप उसमें इन्वॉल्व होते रहते हैं और एक सेटिस्फैक्शन बना रहता है। और अगर आप एक ही में उसको रखे रहेंगे तो हमेशा के लिए वो उसी में रह जाएगा, भले कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाए या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब एक इंसान का जो मेंटली सेटिस्फैक्शन है वो दूर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का टूल्स का हम यूज़ करते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? क्वालिटी सर्कल में क्या करते हैं कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बहुत सारे लोगों को मिलके एक जगह बैठाते हैं और हम उनको चाहते हैं कि वो डिस्कस करें,
वो बातें करें, जिससे क्या होता है कि नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं और क्वालिटी सर्कल्स की वजह से जो कम्युनिकेशन गैप होता है वेरियस डिपार्टमेंट में वो भी दूर हो जाता है। ये अलग एक टॉपिक है, इस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मेन जो इसकी इंट्रोडक्शन टाइप का था वो मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटी सर्कल क्या होता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल बेस्ड, मतलब मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप सही मटेरियल परचेज करिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका वेस्टेज भी कम होगा। तो और उसकी प्रॉपर प्लानिंग भी करिए कि कब हमें कहाँ मटेरियल चाहिए। आप एक्स्ट्रा मटेरियल अपने लॉजिस्टिक में परचेज करके मत स्टोर करिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हमेशा आपको हार्म करेगा। ठीक है, प्रॉपर उनका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर उनका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह से जगह तक। वेस्ट एलिमिनेशन भी ध्यान में रखना है। वही बात है कि आपको मटेरियल को इस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। उसके लिए प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर परचेजिंग होनी चाहिए, प्रॉपर उसका लॉजिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, और जहां से आप उसको खरीद रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, मतलब आप अपने सप्लायर्स को भी इग्नोर मत करिए आप, क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी सप्लायर्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मटेरियल बेस्ड होता है। प्रोसेस बेस्ड मीन्स इसमें क्या है कि जो नए नए इंजीनियरिंग मेथड्स आ रहे हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करिए, ऑटोमेशन का यूज़ करिए, काम को सिंपल करने की कोशिश करिए। अगर आप काम में बहुत से कॉम्प्लेक्स स्टेप्स रखेंगे तो सीधी सी बात है उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वर्क को सिंप्लीफाई करते रहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम उस जॉब को इवेल्युएट करते रहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस बेस्ड में आती हैं। प्रोडक्ट बेस्ड में, प्रोडक्ट अभी तक आपका प्रोसेस चल रहा था कि आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। प्रोसेस में क्या होता है कि आप क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं काम को परफॉर्म करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस तरीके के मेथड यूज कर रहे हैं, ये आपके प्रोसेस बेस्ड में आता है। प्रोडक्ट बेस में आपका क्या आता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है हम जो उसको बना रहे हैं उसकी हम वैल्यू एनालिसिस करें। वैल्यू एनालिसिस क्या होती है? वैल्यू एनालिसिस का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, फंक्शन अपॉन कॉस्ट। वैल्यू मतलब किसी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है फंक्शन अपॉन कॉस्ट। मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और उस फंक्शन को पाने के लिए कितनी कॉस्ट हमको देनी पड़ती है। तो अगर आप प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई चीज़ तो कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। मींस अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो फंक्शन को कांस्टेंट रखिए और कॉस्ट को घटा दीजिए, तब भी आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। या फिर उसी कॉस्ट में आप फंक्शंस बढ़ा दीजिए, इससे भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। और जहां आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी वहां आपके प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाइए कि वो वाइडली यूज़ हो सके, उसमें बहुत से मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ के लिए ना बनाइए, उस प्रोडक्ट का यूज़ बहुत से एरिया में हो सके, ऐसा प्रोडक्ट बनाइए। ठीक है, रिलायबिलिटी उसमें रखिए, मीन्स वो प्रोडक्ट रिलायबल हो। मीन्स ऐसा ना हो कि जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करता है, उसे पता है बस काम चला हुआ है। अगर ऐसा प्रोडक्ट रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होनी ही होनी है। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में रिलायबिलिटी फैक्टर हो, मीन्स फॉर एग्जांपल पास्ट में जैसे नोकिया के फ़ोन होते थे, सबको पता है कि नोकिया कितना रिलायबल फ़ोन होता था, इसी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी थी। ठीक है, वो डिक्लाइन हुआ, वो अदर फैक्टर्स हैं, बट रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने पेरेंट्स से भी पूछिए, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं नोकिया के बारे में ना पता हो तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, उनसे पूछिएगा कि आप फ़ोन को जब कंपेयर करिएगा तो आज के फ़ोन और नोकिया के जो फ़ोन आते हैं तो उनको कंपेयर करिए कौन ज़्यादा रिलायबल है। तो ये वाली बात आती है रिलायबिलिटी की, कि आप उस फ़ोन को कितना मान सकते हैं कि वो रिलायबल है। देन आता है प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रमोशन। मीन्स वो प्रोडक्ट बाकी के से कितना मिक्स हो सकता है या कितना उसको आप आगे और प्रमोट कर सकते हैं, मतलब कितना आगे तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। देन है टास्क बेस्ड। तो टास्क बेस्ड में क्या होगा कि मैनेजमेंट की क्या स्टाइल है, मैनेजमेंट कैसे किस चीज़ को अडॉप्ट करता है, मैनेजमेंट क्या एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसीज़ बनाता है, ये डिपेंड करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छी वैल्यू देगा, देन सीधी सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। कम्युनिकेशन
अगर पता चला कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन गैप है, मीन्स एक डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दूसरे डिपार्टमेंट से लेना चाह रहा है, बट कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा है कि इस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात का जाना और वहाँ से आइडिया का वापस आना या जो भी कम्युनिकेशन है वो वापस मिलना, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जहाँ टाइम लग जाएगा वहाँ पे आपका वेस्टेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपका टाइम जितना ज़्यादा जाएगा उतना आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई अगर, इन पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट की वैल्यू जो मैं बात कर रहा हूँ वो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो आपको अपना इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ईजिली हो सके। ठीक है, डिपार्टमेंट्स को आपको इस तरीके से बना के रखना है। बाकी मोटिवेशन मैं बता चुका हूँ कि जो एम्प्लॉई हैं अगर आप उनको ये मोटिवेट करके रखेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई नुकसान भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपके मोटिवेट रहें अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। ठीक है।